बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम फिर से 2022 के फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर शामली में पूछा गया था, 346 जीएफ है। तो शुरू करते हैं बच्चों। इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 2024 में भी। एक तरफ से शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम विचलन होता है। बच्चों, बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है इसका। आप जब फिगर बनाते हैं प्रिज्म का, वाइट लाइट जब इस पे फॉल कराते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब श्वेत प्रकाश गिराते हैं तो ये बेस की तरफ झुकने के बाद यहाँ से ये 7 रंगों में टूट जाता है, और जो सबसे नीचे वाला कलर होता है वो V होता है, और सबसे ऊपर वाला जो होता है वो R होता है। बीच में I, B, G, Y विबग्योर बनते हैं, पूरे GYOR ऐसे बनते हैं बच्चों। तो सबसे ज़्यादा जो घूम रहा है नीचे की तरफ, उसी का विचलन सबसे ज़्यादा है, और जो सबसे कम मूव कर रहा है वो उसका विचलन सबसे कम है। तो यहाँ पर बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक और रेड का सबसे कम हो, तो बैगनी इसका आंसर सही है। दूसरा, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। हमने कहा था बच्चों की प्रकाश के सारे गुण वैद्युत चुंबकीय तरंगों में पाए जाते हैं। तो बच्चों, हमको पता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, सो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर कह रहा है, तीसरा पार्ट ग वाला है, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात XL बराबर VL बटा में I होता है। तो XL बराबर हो जाएगा, VL की वैल्यू यहाँ 40 है और I की वैल्यू यहाँ 80 मिली एम्पियर है, 10 पे घात -3। बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये ऊपर जाएगा। XL की वैल्यू हो जाएगी 40 गुणे 10 पे घात 3 डिवाइडेड बाई 80। बच्चों, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और 3 0 जब इसका लेके जाएंगे तो XL बराबर हो जाएगा 4000 बटा में 8। और ये देखो, ये 8 पंजे 40, सो 500 ओम आंसर आना चाहिए इसका। सो ऑप्शन जो 4th है वो करेक्ट है। अगले वाले की बात करते हैं बच्चों। कह रहा है कि निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, सबके लिए वेलोसिटी सेम दिया है। न्यूनतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाला कण होगा। बच्चों, डी ब्रॉगली की तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला हमको पता है, लैम्डा बराबर H/m इंटू V। कह रहा है कि V की वैल्यू सबकी सेम है और H ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो फॉर्मूले से हमको पता चला कि H इज प्रोपोर्शनल टू M। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसके लिए तरंगदैर्ध्य कम होगी। अब चेक करते हैं बच्चों, किसका द्रव्यमान अधिक। चलो, प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, ये पहले वाले का हो गया। दूसरे वाला का, ड्यूट्रॉन में क्या होता है जी, ड्यूट्रॉन 1H2 होता है बच्चों, ड्यूट्रॉन। सो ड्यूट्रॉन में 2 प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान होता है, सो 2 मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। अल्फा का 2He4 होता है बच्चों, तो ये तीसरे वाले में 4 मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। और न्यूट्रॉन सिर्फ सिंगल पार्टिकल है, इसलिए केवल मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के नियरली इक्वल हो गया, तो ये 4th। अब इसमें से हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान 4 मास ऑफ प्रोटॉन 3rd वाले का है, इसलिए अल्फा कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य सबसे न्यूनतम होगा। बहुत ही आसान ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। सो आप इसको सॉल्व करते रहिए हमारे साथ बैठ करके, और जो क्वेश्चन ना आए बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए बच्चों, विदाउट हेजिटेशन। मेरे पर्सनल ग्रुप के नंबर्स भी हैं आपके पास, आप वहाँ से भी हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको यूट्यूब पे सॉल्व करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध दिया हुआ है R। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। कह रहा है बच्चों कि ये जो है रेजिस्टेंसेस इसमें जो लगे हैं, ये सब के सब कैपिटल R के बराबर हैं बच्चों।
और यहाँ पर भी आर ही लगा हुआ है जो गैल्वेनोमीटर लगा है, तो सबकी वैल्यू आर है। और कह रहा है कि जो सेल इनके बीच में लग रहा है ए और बी के, इसके बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों जैसे ही ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करेगा, रेशियो सेम होंगे इनकी भुजाओं के, ये आर काम करना बंद कर देगा। तो ये आर और ये आर सीरीज में, तो आर और आर सीरीज में जब मिलेंगे तो 2r, और फिर नीचे वाले आर और आर मिलेंगे तो 2r। अब ये 2r और 2r दोनों पैरेलल में हैं बच्चों। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमको पता है, दोनों रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ दीज टू, यही फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों। सो ऊपर हो गया 4r² और नीचे हो गया 4r, r से r कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। सो r पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आएगा इसका फाइनली सेलों के बीच का प्रतिरोध वो कैपिटल R आएगा। ये फॉर्मूला है, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। सो इस तरह से फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड वाले पार्ट पर आते हैं बच्चों। सेकेंड वाला पार्ट क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। बोला कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। बच्चों देहली तरंगदैर्घ्य के बारे में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, हमको पता है कि न्यू नॉट बराबर c/λ0 होता है, जहाँ न्यू नॉट देहली आवृत्ति होती थी। देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति की परिभाषा सबको आसानी से याद रहती है। क्या होता है, किसी धातु की सतह पर आपतित वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ध्यान देना, अब ये न्यू का उल्टा है, तो यहाँ पे क्या कहना होगा, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य। उल्टा है, आवृत्ति वाले में न्यूनतम बोल रहे थे, अब इसमें अधिकतम बोलेंगे हम। वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उसे देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आसानी से हो जाएगा। अगला वाला पार्ट देखते हैं बच्चों। हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। बच्चों हाइड्रोजन परमाणु में 5 सीरीज पाई जाती है, और पांचों के नाम आपको पता हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकेट और फुंड। इसमें लाइमन वाली अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है, बामर विजिबल रीजन में पाई जाती है, दृश्य प्रकाश में पाई जाती है, और बाकी की तीनों इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती हैं। बच्चों पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है, तो बताइए कौन सी पराबैंगनी में, यूवी में कौन सी पाई जाती है, लाइमन सीरीज। सो लाइमन इज द करेक्ट आंसर। लाइमन सीरीज यूवी रीजन में पाई जाएगी। क्या कह रहा है कि एक तार को खींच करके उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों तार की प्रतिरोधकता को रो से कहते हैं, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, और रो का मान पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है, न कि लंबाई और क्षेत्रफल पर। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू L अपॉन A। ये जो रो है ये कांस्टेंट होता है बच्चों, और ये डिपेंड करता है पदार्थ के नेचर पर और किसी फैक्टर पर नहीं, इसलिए रो रिमेन कांस्टेंट। रो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों, नो इफेक्ट वाला रीजन होगा ये। इसकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे लंबाई बढ़ाएं या घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों अगला वाला पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबा तार है, 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार पर कितना बल लगेगा। बहुत ही आसान सा है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। F बराबर IBL साइन थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू करा कि एक इतने लंबे तार इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, इतने तार में प्रवाहित धारा पर थीटा की वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। अधिकतम बल पूछा है जी, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। और बाकी सारे डेटा यहाँ पर दिए हुए हैं। लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा 5 × 10⁻² मीटर में। चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ टेस्ला, और करंट की वैल्यू दिया है 3 मिली एम्पियर, तो 3 × 10⁻³ एम्पियर। डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं बच्चों। F बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻³ B की जगह पे 2 × 10⁻⁴ और L की जगह पे 5 × 10⁻²। अब सॉल्व करते हैं बच्चों। ये देखो 5 × 2 10 हो जाएगा,
अब यहाँ देखो 10 के पावर अरेंज करते हैं बच्चों, 10 पे घात -3, 10 पे घात -4, 10 पे घात -2, तो -7 और -2 कितना हो गया, -9 हो गया। और 5 में 2 का गुणा कर तो 1 10 आएगा, तो 5 पे घात -8 हो गया। सो एफ की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻⁸ न्यूटन। यही आंसर हो जाएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो दूसरा अगले वाले पार्ट में आते हैं बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां याद करो, एक एक पॉइंट। पहला था, इसने ये नहीं बताया था कि जब वो वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो ऊर्जा का ह्रास करेगा, और ऊर्जा का ह्रास करेगा तो नाभिक में इसको गिर जाना चाहिए। सीधा सा मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते नाभिक में गिर जाना चाहिए। परमाणु के अस्थायित्व के बारे में व्याख्या नहीं किया था, परमाणु के अस्थायित्व के बारे में व्याख्या नहीं किया था, पहली कमी थी। दूसरी कमी थी, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें सतत न होकर के डिस्क्रीट होती हैं, इसके बारे में इसने कोई कंप्लीट जानकारी नहीं दिया था। तो ये 2 कमियां थी। एक बार आप लोग अपने स्तर से देखिएगा, बहुत ही आसान है। तो आते हैं बेटा अगले वाले क्वेश्चन पे, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। इसको हमने कहा था बच्चों कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार कर लीजिएगा। फिगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये होती है आपतित तरंगाग्र और यहाँ से ये निकलती है परावर्तित तरंगाग्र, और परावर्तित तरंगाग्र और आपतित तरंगाग्र के लिए कोण की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। ये AB A डैश B डैश, ये होता है, इस तरह का फिगर आता है। आप एक बार देखिएगा, है बहुत ही आसान, इसको कर लीजिएगा। बैंड अंतराल के आधार पर चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक में अंतर बताइए। चालक जो धारा का प्रवाह करता है, विद्युतरोधी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्धचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है लेकिन इतनी कम होती है जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है, मतलब चालक से कम और विद्युतरोधी से थोड़ा सा अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब बैंड ऊर्जा के आधार पर इसकी व्याख्या करनी है। बच्चों आगे वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युतरोधी तथा अर्धचालक में क्या अंतर है। बच्चों बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युतरोधी तथा अर्धचालक में अंतर बताना है। हमने आपको बैंड एनर्जी थ्योरी बताया था, उसमें क्या होता है, जब चालक की बात करते हैं बच्चों तो चालन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप किए रहते हैं। ये संयोजी बैंड होता है और ये चालन बैंड होता है। दोनों जब ओवरलैप किए रहते हैं, एक ही पर होते हैं, मतलब बैंड एनर्जी का जो अंतराल है वो शून्य हो जाता है तो चालक कहते हैं। जब संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक हो जाता है, Eg का मान लगभग 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, तब कहते हैं कि ये अचालक या विद्युतरोधी हैं। और तीसरा अर्धचालक में क्या होता है उसको भी देखो, जब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का अंतराल बहुत ही कम होता है, नियरली Eg इज नियरली 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, तो ये कहते हैं कि ये अर्धचालक है और आसानी से इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो ये हुआ चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक में अंतर बैंड एनर्जी गैप के आधार पर। अगला वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करना है। इस तरह कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह के न्यूमेरिकल मोस्टली पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा और केयरफुली देखना। आप क्या करना है, जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों लगे हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले बैटरी से चार्ज करेंगे और ये
रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सब चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। जब ये कैपेसिटर्स हमारे फुल्ली चार्ज हो जाएंगे, पूरी तरह से आवेशित हो जाएंगे, तब इसमें अब करंट फ्लो नहीं करेगी। अब करंट सिर्फ फ्लो करेगी, इधर से जाएगी, इसमें आएगी, इधर से होकर के ये करंट इसमें निकल जाएगी। इस कंडीशन में परिपथ में नेट करंट की वैल्यू आप फाइंड कर लेना। तो नेट करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? नेट रेजिस्टेंस पहले निकालना है, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और 1 ओम के साथ ये 6 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम। पोटेंशियल सप्लाई 12 वोल्ट की है। करंट की वैल्यू सर्किट में निकल गई, I बराबर हो गया V/R और ये हो गया 12/6 बराबर 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अब 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही है। अब इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा आसानी से निकल जाएगा। सो 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ये वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी I इंटू आर। आई की जगह पे 2 और R की जगह पे 5। सो V बराबर 10 वोल्ट। ये क्यों निकाला हमने, इसको देखो। ये जितना वोल्टेज सप्लाई इधर होगा, सेम वोल्टेज सप्लाई इसके बीच में होगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे 10 वोल्ट निकल गया, मतलब इसके बीच में सप्लाई कितना हो गया? V बराबर 10 वोल्ट का हो गया। 10 वोल्ट की सप्लाई होगी। अब ये 10 वोल्ट की सप्लाई के लिए यहाँ पूछ रहा है कि संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ Q की वैल्यू पता चल जाएगी। पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे बच्चों। इन दोनों का इक्विवेलेंट, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। यही फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट का, जब दो केवल हों तो 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। सो 2/3 माइक्रोफेरेड ये हो गया। और फिर पूछ रहा है कि आवेश की मात्रा क्या होगी, तो फॉर्मूला होता है Q बराबर C इंटू V, और C की जगह पे 2/3 माइक्रो फेरेड और V की जगह पे 10 वोल्ट निकाले हैं। सो Q विल बी व्हाट? 20/3 माइक्रो कूलाम। यही आंसर हो जाएगा। इस पे भी उतना ही होगा, इस पे भी उतना ही होगा, क्योंकि आवेश की मात्रा समान होती है जब दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। बहुत ही आसान। फिर इसके बाद घ वाला पार्ट है बच्चों, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज की 4 भुजाओं में लगे हों तथा इनके संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात अगर कांस्टेंट हो जाएं, तो धारा मापी में विक्षेप 0 हो जाता है, मतलब P/Q बराबर R/S हो जाता है। फिर कह रहा है किरचॉफ के नियम से इसकी व्याख्या कीजिए। तो ACD को 1 मान लेंगे, इधर की तरफ मूव करा लेंगे, और CBD को 1 मान लेंगे, इधर की तरफ मूव बनाएंगे। फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप दोनों को मिला करके जब किरचॉफ लॉ लगाते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाता है बच्चों। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको भी एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत पृष्ठ BC स्पर्शवत निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बच्चों ये भी आसान क्वेश्चन है। ये इसको I1 कंसीडर करते हैं बेटा, ये R1 होता है, और ये पूरा ये एंगल I2 होता है, और यहाँ I2 की वैल्यू 90 डिग्री दे दी गई है। इसका मतलब ये 90 पे जब है तो ये आपतन कोण हमारा जो होगा इसका R1 वाला, दिस इज IC हो जाएगा, मतलब क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बच्चों, बहुत ही बेसिक सा। दोनों पृष्ठों के लिए अलग अलग स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट सरफेस, प्रथम पृष्ठ के लिए लगाते हैं बच्चों। n बराबर हो जाएगा sin I1 अपॉन sin R
1। अच्छा, साइन R1 की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए n बराबर हो गया साइन I1 की वैल्यू 45 डिग्री और R1 की जगह पे साइन R1 एज सच रख दिया। ये एक हमारा काम हो गया। दूसरे वाले पृष्ठ की बात करते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्रांतिक कोण वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन IC बराबर होता है 1/n। ओके, तो साइन IC बराबर 1/n। यहां से एक और रिलेशन होता है बेटा, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होता है बच्चों, और R1 प्लस R2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री दिया है। और यहाँ हियर R2 इज इक्वल टू IC है बच्चों, यही R2 निकालना है हमको। मतलब साइन R2 बराबर 1/n, या R2 की जगह पे यहां से लिख सकते हैं 90 माइनस R1। सो साइन 90 माइनस R1 बराबर 1/n, और ये हो जाएगा कॉस R1 बराबर 1/n। बस वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर बच्चों। अब हमको करना क्या है, यहां कॉस R1 निकल गया, यहां से साइन R1 निकाल लो। ये हो जाएगा 1/√2n। डिवाइड कर देते हैं बच्चों। जब डिवाइड करेंगे तो साइन R1 बटा में कॉस R1 बराबर हो जाएगा, डिवाइड करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा साइन R1 1/√2n डिवाइडेड बाई 1/n। n से n कैंसिल आउट, या tan R1 बराबर 1/√2। एंगल बना लेंगे बच्चों, ये लंब बटा में आधार, तो लंब की जगह पे 1 और आधार की जगह पे √2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी कर्ण की वैल्यू √3। इसका मतलब n बराबर 1/cos R1 क्या हो जाएगा बच्चों, n बराबर हो जाएगा 1/cos R1। cos R1 की वैल्यू हो जाएगी आधार बटा में कर्ण, सो 1/√2/√3, या फाइनली n बराबर √3/2। ये आंसर हो जाएगा। सो √3/2 इज द करेक्ट आंसर हियर एंड नथिंग मोर। थोड़ा टिपिकल है, बट यू मे सॉल्व दिस यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण की क्रिया को समझाइए। आसान तरीके से बस आपको फिगर बनाना है बच्चों। ये हमने एसी सप्लाई यूज किया, प्राइमरी कॉइल यूज कर लिया ट्रांसफार्मर की, ये सेकेंडरी यूज कर लिया, और यहाँ पे डायोड लगा देते हैं, और फिर इसको हम लोड रेजिस्टेंस की हेल्प से यहाँ जोड़ लेते हैं। यहाँ से आउटपुट मिल जाता है, दिस इज RL। यहाँ से इनपुट सप्लाई देते हैं बच्चों, और यहाँ से आउटपुट के रूप में हमें हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसी की क्रिया को समझाना है। क्रिया को समझाने के लिए क्या करना है बच्चों, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला पॉजिटिव ये वाला निगेटिव हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस, उस समय यहाँ पे आउटपुट में हमें वेव्स मिलती है जब तक ये पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सप्लाई। और जैसे ही निगेटिव वाली सप्लाई जाती है, उस निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये रिवर्स बायस, और उस रिवर्स वाले कंडीशन में ये वाली लाइन मिलती नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंप्लीटली मिलती है। सो वेरी इजी, यू मे सॉल्व दिस। अगला क्वेश्चन दिया है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। बहुत ही आसान है। B.dl इज इक्वल टू μ0 I नेट। परिपथीय नियम का स्टेटमेंट थ्योरेटिकली आप लिख लीजिएगा, आसान है।
इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लिखिए। सो B बराबर फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। सिंपल सा डेरिवेशन है। क्या करते हैं, अनंत लंबाई का सीधा तार लेंगे, यहाँ r दूरी पर एक पॉइंट P मान लेंगे जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक सर्कुलर यहाँ पे एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लेते हैं और इस एम्पीरियन की लूप के लिए B डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई नेट निकाल लेते हैं। आ जाती है हमारा रिजल्ट B बराबर म्यू नॉट I 2πr। आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों ये स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखनी है। फॉर्मूला पता है, L बराबर E डिवाइडेड बाई DI अपॉन dt। बहुत ही आसान। क्या करेंगे, DI अपॉन dt की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकंड कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1 एम्पियर पर सेकंड जैसे ही करेंगे तो L बराबर E हो जाएगा। डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से सुनो। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा की दर एकांक हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। हो गई डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं, एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिलीसेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 48 वोल्ट हो तब कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है बच्चों की वैद्युत धारा 10.5 ये 5 मिलीसेकंड में परिवर्तित होती है, तो डेल्टा टी की वैल्यू 5 × 10⁻³ मिलीसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। आफ्टर दैट धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है, तो 12 में से 2 घटा देंगे, डेल्टा आई की वैल्यू 10 एम्पियर हो गई। कह रहा है कि विद्युत वाहक बल 48 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, तो E बराबर 48 और L की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला है, E बराबर L DI अपॉन dt। L की वैल्यू निकाल लेंगे, 48 बटा में ये करेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे, L की वैल्यू आ जाएगी 2.4 × 10⁻⁴ हेनरी। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा बच्चों की 1.5 अपूर्णांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है। 1.6 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या हो जाएगी। प्रकृति जब अधिक वाले में डुबोते हैं तो प्रकृति बदल जाती है। फोकस दूरी कैलकुलेट करते हैं बच्चों। सो फोकस दूरी के लिए हमको फॉर्मूला पता है बच्चों, 1/FA बराबर ANG-1 डिवाइडेड बाई 1/R1 - 1/R2। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट हमको मिल रहा है। सो कह रहा है कि अपूर्णांक 1.5 दिया है और समतल अवतल लेंस है। समतल अवतल लेंस में पहला पृष्ठ समतल है, दूसरा अवतल है, तो अवतल तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R त्रिज्या हो जाएगी। सो 1/FA इज इक्वल टू 1.5 - 1 एंड दिस इज 1/R। या 1/FA की वैल्यू हो जाएगी 0.5 बटा में R। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। सो FA इज इक्वल टू 2R और R की वैल्यू यहाँ 10 दिया है, सो दिस विल बी 20 सेंटीमीटर। आसानी से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की। कह रहा है कि जब डुबो देते हैं इतने में तो क्या होगा। सो 1/FL बराबर हो जाएगा ANG अपॉन ANL - 1 1/R1 - 1/R2। सो 1/FL इज इक्वल टू 1.5 बटा में 1.6 - 1 और ये वाली वैल्यू केवल 1/R आएगी। सो 1/R। 1/FL की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1/FL विल बी 15 बटा में 16 - 1, तो इसको लिख सकते हैं 0.1 बटा में 1.6 और गुणे 1/R लिखा हुआ है तो R की जगह पे 10 लिख देते हैं। सो FL विल बी व्हाट, 0 से 0 कैंसिल और 16 में 60 का गुणा करें 160 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी आ जाएगी जब इसको हम L अपूर्णांक के लिक्विड में डुबो देंगे और प्रकृति बदल जाएगी। सो आसान सा न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान। मैंने कहा है कि इस पे न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है। लेंस मेकर फॉर्मूला है बच्चों, जरूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का विवर्तन क्या है। प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारे से टकराकर मुड़ जाने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। दूसरा पूछ रहा है कि एकल झिर्री की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया बच्चों।
ज़रूर देख लीजिएगा। हमने इम्पोर्टेंट भी टिक कराया है, 2024 के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट टिक कराया है। सो इट इज़ वेरी इजी, आई थिंक आसान सा डेरिवेशन भी है। चलो नेक्स्ट ग वाले पार्ट पे आते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के लिए कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन नियत वेग से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। और फिर इसके बाद कह रहा है कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध स्थापित कीजिए। सो आसान सा रिलेशन है, I बराबर एन ई ए वी डी, बहुत बार पूछा गया है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की अस्थायी त्रिज्याएं इसके क्वांटम संख्या के अनुपाती होती हैं। फॉर्मूला जो हमको प्रूफ करना बच्चों वो ये है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है। और एच कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। So finally you can say that R is proportional to n square, where n is the 1, 2, 3 number of orbits, जिसको मुख्य क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। आसान है, बहुत ही आसान है। अगर इसका डेरिवेशन आपको चाहिएगा तो डेरिवेशन भी बहुत इजी है, बहुत इजी। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है बच्चों कि दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं बच्चों, अथवा करके दिया हुआ बच्चा, ये रिलेशन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए और यहाँ 3Li6 2He4 1s3 0m सबकी वैल्यूज दिया हुआ है। क्या करना, बिना सोचे समझे डेल्टा एम निकाल लेना बच्चों। इसकी वैल्यू AMU में आ जाएगी और जैसे ही पूछेगा कि मुक्त ऊर्जा बताओ तो क्या करेंगे, डेल्टा एम सी स्क्वायर कर लेना और डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम जो वैल्यू आई रहेगी आपकी उसी में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गुणा कर देना, हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। ये डेल्टा एम कैसे निकालेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया गया है। इसके लिए आपको तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य निकालनी है और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना है। सबसे पहला तो दूसरा वाला पार्ट आसान है, बिना सोचे समझे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। E बाई बी बराबर सी, बी बराबर हो जाएगा E बाई सी। E की वैल्यू यहाँ दी गई है, आसानी से E की वैल्यू रखेंगे और उसमें C से भाग दे देंगे। C मतलब 3 × 10 पे घात 8 से भाग दे देंगे। आंसर हमारा आ जाएगा BY बराबर इतनी वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻⁷। ये 90 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो 10⁻⁷ हो जाएगा। बाकी सारे डेटा यही लिख देने हैं। दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। पहले पार्ट के बारे में सोचते हैं। पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन E बराबर E0 साइन kx पहले लिखा है, ओमेगा टी बाद में लिख रहा है, तो kx को पहले लिख लिया प्लस ओमेगा टी बाद में लिख लिया। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेंगे। अब ये स्टैंडर्ड रिलेशन लिखने के बाद आपको और क्या करना है, इसके बारे में सोचो। k बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तरंग दैर्ध्य आसानी से निकल जाएगा क्योंकि जैसे ही तुलना करेंगे बच्चों हम, तो k की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 0.5 × 10 पे घात माइनस 0.5 × 10 पे घात 3 और लैम्डा यहाँ से हो जाएगा 2 पाई अपॉन k। 2 पाई की वैल्यू पता है, k की वैल्यू पता है, आसानी से निकल जाएगा लैम्डा की वैल्यू। आसान है। दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं बच्चों। दूसरा वाला पार्ट कह रहा है कि आवृत्ति निकालिए। आवृत्ति के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। स्टैंडर्ड से जब तुलना करेंगे बच्चों तो ओमेगा का मान यहाँ दिया हुआ है इतना इंटू टी। सो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1.5 क्रॉस 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज 2 पाई n इज इक्वल टू 1.5 क्रॉस 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। सो n बराबर हो जाएगा 1.5 क्रॉस 10⁻11 एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये आ जाएगा पर सेकेंड या हर्ट्ज में आंसर। योर आंसर विल बी 23.9 गीगा हर्ट्ज एंड सेकेंड वन इज द 1.26 सेंटीमीटर।
सो बहुत ही आसान ये न्यूमेरिकल्स है, ये भी कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, आगे का जो पार्ट है वो कह रहा है कि दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो पूरी सर्किट है इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है इतना पता कर लेंगे। क्या करना होगा, देखो ये सेल E1 पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, ये सेल E2 इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बच्चों। मतलब 4 वोल्ट इधर करंट फ्लो कराएगी, 8 वोल्ट इधर करंट फ्लो कराएगी, तो नेट EMF हो जाएगा वो 8 - 4 बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो नेट EMF मतलब E की वैल्यू पता चल गई, E नेट की 4 वोल्ट। रेजिस्टेंसेस काउंट करते हैं, जहां भीड़ सबसे ज़्यादा उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 6 और 3 पैरेलल में जुड़े हैं, तो 6 × 3 बटा में 6 + 3 कर लेंगे, मतलब 18 बटा में 9 बराबर 2 ओम हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब इस 2 ओम के साथ 1 ओम ये सीरीज में 3 ओम, ये 0.5 ओम सीरीज में 3.5 ओम, और 3.5 ओम के साथ 4.5 ओम फिर सीरीज में। इसका मतलब कि 3.5 और 4.5 मिला देंगे तो 8 ओम हो जाएगा। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 ओम। सो आसानी से I की वैल्यू निकल जाएगी, E बटा में R कर देंगे, 4 बटा में 8 कर देंगे, 0.5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ये नेट करंट की वैल्यू हुई। नेट करंट आपसे पूछ नहीं रहा है, आपसे जो पूछ रहा है उसकी बात करते हैं। सारे रेजिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू, तो 0.5 ओम में 0.5 क्योंकि सीरीज में है, 1 ओम में 0.5, 4.5 ओम में भी 0.5 एम्पियर फ्लो करेगी। बस यहाँ के बारे में सोचना है, इतने के बारे में, बाकी सब में तो 0.5 एम्पियर ही फ्लो करेगी। चलो इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में क्या होगा। 0.5 एम्पियर मतलब क्या, I बराबर 1 बटा में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है जी। अच्छा, ये पूरे के पूरे रेजिस्टेंस हमको पता है 2 ओम, और सप्लाई आ रही है 2 ओम रेजिस्टेंस में। विभव पतन कितना हो जाएगा, आसानी से निकाल लेंगे। विभव पतन की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम में I × R, या V2 ओम की वैल्यू हो जाएगी 0.5 × R की जगह पे 2, मतलब 1 वोल्ट हो जाएगी वैल्यू 2 ओम के रेजिस्टेंस में। अच्छा, 1 वोल्ट यहाँ पर भी लग रहा है, तो मतलब 1 वोल्ट यहाँ के लिए भी काम करेगा, 1 वोल्ट यहाँ के लिए भी काम करेगा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बटा में ये वाला R, और फिर ये I बराबर V बटा में R। करना क्या है, I बराबर V मतलब कितना, 1 वोल्ट बटा में R की जगह पे 3, तो 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में 1/3 एम्पियर करंट, और 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में अगेन 1 वोल्ट बटा में प्रतिरोध 6 ओम, दैट मीन्स 1/6 एम्पियर। सो 1/6 एंड 1/3 इज द ऑप्शन। फिर इसी तरह से सेल के सिरों की वोल्टता भी निकाल लेंगे, E बराबर I × R से। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अथवा वाले पार्ट में आते हैं बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और मात्रक लिखिए, बहुत ही आसान है। रो बराबर फॉर्मूला R × A/L। रो का मात्रक और बीमा ओम मीटर हो गया मात्रक, और बीमा यहीं से आप निकाल लेना। डेफिनेशन आसान है, क्या हो जाएगी, A की वैल्यू 1 मीटर मान लें, L बराबर 1 मीटर मान लें, और A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर मान लें, रो बराबर R हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आसान। फिर इसके बाद मात्रक और बीमा आप निकालते रहिएगा, 11th स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। सो आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल। इसके साथ 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींच करके लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। नए तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गणना, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, गणना कीजिए। सो हमने आसान सा फॉर्मूला बताया था, W∆R/R परसेंटेज जब निकालना होता था तो कितने परसेंट की वृद्धि होती है, बस जोड़ते चले जाएंगे। सो 25 + 25 + 25 × 25 बटा में 100 इतना प्रतिशत हो जाएगा। 25 × 25 50 + 25 × 25 625 बटा में 100 करेंगे तो 6.25 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 56.25% आ जाएगा आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक है,
इसका लॉन्ग मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। लॉन्ग मेथड से आप बेसिक्स से आएंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बेसिक्स क्या है इसको सुन लो। R बराबर रो इंटू यल अपॉन ए। लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, 25% की तो लंबाई हमने मान लिया यल, तो एल डैश कितना हो जाएगा, नई वाली लेंथ यल प्लस यल बटा में 25% में जी, 25 बटा में 100 करेंगे तो यल बाई 4 हो जाएगा। सो यल डैश की नई वाली वैल्यू हो जाएगी 5L अपॉन 4। इसी तरह से ए की वैल्यू सेम आ जाएगी। फिर इसके बाद जब डेल्टा आर अपॉन आर डैश निकालेंगे तो आ जाएगा आसानी से। पहले 60 ट्रिक यूज करके आंसर निकाल लेंगे, फिर इसके बाद देखा जाएगा लॉन्ग मेथड से। अगर नहीं आएगा तब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पर्टिकुलर ये न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करा दूंगा, शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड दोनों से करने के तरीके भी सिखा दूंगा। चलो, अनंत लंबाई के समांतर दो धारकों का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ से 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। तो बहुत ही आसान, एफ अपॉन यल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है और फिर 1 एम्पीयर की डेफिनेशन देनी है। 5 नंबर का है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट अभी तक हमने पढ़ाया नहीं, इसलिए इसको मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ। एसी का है, जल्द कल से ही शुरू करने वाला हूँ मैं इसको भी। ये आउट ऑफ सिलेबस है बच्चों, क्योंकि इस बार कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आपकी सिलेबस से बाहर है, छोड़ दीजिएगा। फिर कह रहा है कि यंग के प्रकाश में व्यतिकरण के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला डिराइव करना है बच्चों, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, फ्रिंज की चौड़ाई का। फिर कह रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इसको जल में डुबो दिया जाए। ये भी मैंने कराया है। बीटा डैश बराबर बीटा अपॉन एन हो जाता है, जहाँ एन माध्यम का अपवर्तनांक है। दोनों को देख लीजिएगा आप लोग, वेरी इजी। फिर इसके बाद बोल रहा है बच्चों, अगला पार्ट है कि स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम क्या है। गॉस की प्रमेय क्या है, सबको पता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आसानी से कर ले जाएंगे। फिर कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखिए। तो 1/4πε0 Q/r², ये फॉर्मूला डिराइव करना है बच्चों, कराया मैंने, आसान है। फिर कह रहे हैं एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, 1/4πε0 Q/r। एंड आफ्टर दैट आपको इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी ऐड है। ये है बिंदु, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये स्क्वायर है बच्चा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, स्क्वायर की एक साइड की डिस्टेंस 2d दी गई है, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस d हो जाएगी। हमको डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है बच्चों। ये डिस्टेंस तो आसानी से d निकल जाएगी, ये डिस्टेंस आसानी से d निकल जाएगी, और ये वाली जब डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में कर देंगे। सो 2d स्क्वायर आएगा तो d√2 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल पूछा है। एक बार इसकी वजह से, 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 सबकी वजह से निकाल करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, नेट पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक दिस विल कम -Q/ε0 πd आएगा आंसर। सो इसको कर लीजिएगा। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे आप मैसेज कीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स विच आर आस्किंग इन 2022। सो आप लगे रहिए, कंटिन्यूसली मेहनत कीजिए और फिजिक्स में अपना बेस्ट दीजिए। अगर आपको कहीं डाउट होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमसे सॉल्व कराने की कोशिश कीजिए। इट्स ओवर टुडे।